एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब रूबी आ गई। उसके साथ दीनू नामी शख्स भी था। वो शक्ल से ही मक्कार नजर आ रहा था। मैंने पहली ही नजर में उसे मुस्तरद कर दिया। रूबी ने हिजानी अंदाज में कहा, कामरान साहब, वडेरा अहमद बख्श इस वक्त मौजूद नहीं है और कुत्ते भी अभी तक नहीं खोले गए। मैदान बिल्कुल साफ है। मैंने पूछा, मगर ग्लोरिया कहाँ है? वो बोली, ग्लोरिया को वडेरा किसी नामालूम ठिकाने पर ले गया है। आप जल्दी से निकल चलें, मगर चलने से पहले एक काम जरूर कर लें। वडेरे की तिजोरी में से तमाम ब्लैकमेलिंग का मवाद निकाल लें। दीनू बोला, तिजोरी में करोड़ों की मालियत के हीरे और बेतहाशा ब्लैक मनी भी है। मारे जोश के उसकी आंखें चमक रही थीं। बोला, मैं तो अपने साथ सूटकेस भी लाया हूँ। मेरी समझ में आ गया कि दीनू को मुझसे क्या दिलचस्पी थी। वो दरअसल वडेरे की दौलत पर नजरें जमाए बैठा था। मैंने भी फैसला कर लिया कि वडेरे को जिक पहुंचाने के लिए वो रकम और हीरे जरूर निकालूंगा, मगर इस लालची दीनू को उसमें से एक पाई भी नहीं दूंगा। रूबी ने कहा, क्या सोच रहे हैं कामरान साहब? आप यहाँ से बाहर निकलकर ज्यादा बेहतर तरीके से ग्लोरिया की मदद कर सकते हैं। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। चलो। बर्फानी चीते की चर्बी नेविया क्रीम की बड़ी सी चपटी डिबिया में थी और बकौल रूबी के वो एक आदमी कम से कम 10 दफा इस्तेमाल कर सकता था। फौरी तौर पर उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने वो डिबिया पॉलीथीन में लपेटकर एहतियात से जैकेट की अंदरूनी जेब में रख ली। फिर हम तीनों फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अहमद बख्श के बेडरूम में पहुंचे। वहीं बड़ी सी एक तस्वीर के पीछे तिजोरी थी। रूबी ने तस्वीर के ऊपर लगा हुआ बल्ब रोशन कर लिया और बोली कि ये बल्ब रोशन करने से अलार्म नकारा हो जाएगा। फिर मैंने तस्वीर हटाई और तिजोरी का ताला खोलने में मसरूफ हो गया। आधे घंटे की जान तोड़ कोशिश के बाद तिजोरी खुल गई। उसके अंदर रखे हुए बेशकीमत हीरे और करोड़ों रुपए मालियत के करेंसी नोट देखकर मेरी आंखें चुंधिया गईं। मैं समझ गया कि दीनू किंग साइज सूटकेस क्यों लाया था। वो रकम इतनी थी कि किसी छोटे मोटे सूटकेस में आ ही नहीं सकती थी। उसमें मुल्की करेंसी कम और अमेरिकन डॉलर्स ज्यादा थे। मैं अभी तिजोरी का जायजा ले रहा था कि मुझे गर्दन पर किसी चीज का दबाव महसूस हुआ। साथ ही दीनू की आवाज आई, बस मिस्टर कामरान, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब खामोशी से अपने कमरे में चले जाओ, वरना मैं बेदरीग तुम्हें गोली मार दूंगा। दरअसल मुझे वडेरे की जबानी ही ये मालूम हुआ था कि तुम हर किस्म के ताले खोलने के माहिर हो। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे जरिए किस्मत आजमा लूं, इसलिए मैंने आज कुत्तों के रखवालों को भी खूब शराब पिलाकर मदहोश कर दिया है, वरना मैं खुद भी यहाँ से निकलने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। वो कुत्ते अपने रखवालों के अलावा किसी को पहचानते ही नहीं। फिर वो रिवॉल्वर की नाली मेरी गर्दन में चबोकर बोला। मेरा रुख अब भी तिजोरी की तरफ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता घूमा तो दीनू भी मेरे साथ घूम गया। वो एक लम्हे के लिए भी मुझसे गाफिल नहीं हुआ था। रूबी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, दीनू, तुम मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। दीनू हंसकर बोला, कैसा मुआहिदा? चोरी और डकैती में इस किस्म के मुआहिदे होते रहते हैं और टूटते रहते हैं। फिर वो तंजिया लहजे में बोला, और तुम क्या समझी थी कि मैं तुम्हारे इस हसीन चौखटे पर मर मिटा हूँ? मेरे पास दौलत होगी तो मैं ऐसी ऐसी 20 लड़कियां खरीद लूंगा। मैंने हैरत से कहा, 20 लड़कियां? मैं उसे बातों में लगाकर कोई मौका हासिल करना चाहता था। उसने पीछे से मुझे धकेला, बोला, बकवास बंद करो और आगे चलो। मैं जानबूझकर थोड़ा सा लड़खड़ा गया और बिजली किसी तेजी से नीचे बैठ गया। फिर जब तक वो संभलता, मैंने हाथ बढ़ाकर दोनों हाथों से उसकी दोनों कलाइयां पकड़ ली। उसने घुटना मेरी पीठ में मारने की कोशिश की, मगर मैंने सर उसकी पीठ में उड़सकर उसे आगे की तरफ जोरदार झटका दिया। वो मेरे ऊपर से होता हुआ धप से फर्श पर गिरा। कलाई मुड़ने से उसका रिवॉल्वर हाथ से निकल गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि दीनू लड़ने भिड़ने में तो ज्यादा ताक नहीं है, मगर उसके जिस्म में ताकत बेपनाह थी। मैं झपट कर उसके सीने पर सवार हो गया और घुटना उसकी गर्दन पर रख दिया।
मैंने उसकी गर्दन पर घुटने का दबाव बढ़ाते हुए कहा, अब बताओ कितनी लड़कियां खरीदोगे? वो घुटी घुटी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो कामरान, मैं लालच में आ गया था। मैंने उसकी कनपटी पर हल्का सा हाथ मारा तो उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। मैं चाहता तो उसे खत्म कर सकता था, मगर मैं खामखा किसी की जान लेने का कायल नहीं था। उसे छोड़कर मैंने सूटकेस खोला और तिजोरी की रकम और हीरे तेजी से सूटकेस में मुंतकिल करने लगा। तिजोरी में एक डायरी और कुछ फाइलें भी थीं, मैंने वो भी सूटकेस में मुंतकिल कर लीं। 10 मिनट से भी कम वक्त में तिजोरी में रखी हुई एक एक चीज सूटकेस में मुंतकिल हो गई। तिजोरी बंद होने के बाद मैंने सूटकेस के नंबरों वाले लॉक का कॉम्बिनेशन सेट किया और सूटकेस बंद कर दिया। रूबी इस दौरान में हवन्नकों की तरह कभी मुझे देख रही थी, कभी सूटकेस को। चलते चलते मैंने दीनू की कनपटी पे हल्का सा एक हाथ और मार दिया ताकि वो जल्दी होश में ना सके। फिर मैं और रूबी बाहर निकल आए। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या अंदाजा है रूबी, कुत्ते क्या वाकई नहीं खुले हैं? वो बोली, हाँ, ये बात दीनू ने झूठ नहीं कही, कुत्ते अभी तक नहीं खोले गए। फिर वो कुछ सोचकर बोली, मगर अब गेट से बाहर निकलना मुश्किल होगा क्योंकि गेट पर भी 2 मुहाफिज मौजूद हैं। मैंने शाने उचकाकर कहा, देखा जाएगा। फिर मुझे दीनू के रिवॉल्वर का ख्याल आया। अफरा तफरी में वो रिवॉल्वर मैंने वहीं छोड़ दिया था। मैंने रूबी को वहीं छोड़ा और लपक कर रिवॉल्वर उठा लाया। मुझे उस वक्त हथियार की जरूरत भी थी। फिर मैं और रूबी बहुत एहतियात से सीढ़ियों की तरफ बढ़े। रूबी की दी हुई चर्बी मैंने इस्तेमाल नहीं की थी। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा तो ठिठक कर रुक गया। कोई शख्स बरामदे के सुतून से टेक लगाए बैठा हुआ था। जीने की जानिब उसकी पुश्त थी, उसके शाने से राइफल लटक रही थी। मैं समझ गया कि ये अहमद बख्श का कोई गार्ड है। बरामदे में तेज रोशनी का बल्ब जल रहा था। अगर वो जरा सा तिरछा होता तो बहुत आसानी से मुझे देख लेता। मैंने रूबी को वहीं छोड़ा और खुद बिल्ली की तरह दबे पांव चलता हुआ गार्ड की पुश्त पर पहुंच गया। मैंने अचानक उस पर छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। मज़ाहमत करने की बजाय वो फर्श पर एक तरफ लुढ़क गया। मैंने हैरत से उसे देखा। उसका सांस चल रहा था मगर वो होश में नहीं था। गोया दीनू ने वहां से निकलने का पक्का इंतजाम कर लिया था। मैं पलटकर जीने की तरफ गया और सूटकेस उठाकर रूबी को चलने का इशारा किया। फिर हम मजीद किसी मज़ाहमत के गेट के पास पहुंच गए। गेट के सामने पुख्ता रविश थी जो पोर्च तक चली गई थी। रविश के दोनों किनारों पर डमडम की बाड़ थी। फिर वसी और अरीज लॉन था। मैंने उसी लॉन में कुत्तों को दौड़ते हुए देखा था। कुत्ते शायद कोठी के दूसरे हिस्से में थे क्योंकि उनके भौंकने और गुर्राहटों की आवाज खासी मध्यम थी। अब सबसे बड़ा मसला गेट पे मौजूद मुहाफिजों से निमटने का था। मैंने रूबी से पूछा, तुम रिवॉल्वर चला सकती हो? उसने इनकार में सर हिला दिया। गोया अब दोनों मुहाफिजों से मुझे ही निमटना था। मैंने रूबी से कहा कि तुम चौकीदारों को आवाज देकर यहाँ बुलाओ। उन दोनों में से एक यहाँ जरूर आएगा या मुमकिन है दोनों ही आ जाएं। फिर मैं डमडम की बाड़ के साथ दुबक गया। रूबी ने घबराए हुए अंदाज में कहा, चौकीदार बाबा, यहाँ कोई है? गेट के साथ ही चौकीदार का कमरा था। फौरन ही दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर किसी की करख्त आवाज सुनाई दी। कौन है? वो बोली, मैं रूबी हूँ, जरा इधर आओ। उसने हैरत से कहा, बीबी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिर मुझे पुख्ता फर्श पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने सांस रोक लिया। आने वाला बाड़ के दरमियान बने हुए रास्ते से लॉन में आ गया। अचानक ही उसकी नजर मुझ पे पड़ी। उसने हाथों में दबी हुई राइफल का रुख मेरी तरफ किया मगर उसे देर हो चुकी थी। मैं बिजली की सी फुर्ती से उछला। मेरी किक उसकी पेशानी पर पड़ी और वो हल्की सी आवाज निकाल कर ढेर हो गया। उसके गिरते ही मैं बर्क रफ्तारी से मुहाफिजों वाले कमरे की तरफ बढ़ा। ऐन उस वक्त दूसरा मुहाफिज कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। मैंने झपट कर उसकी गर्दन दबोच ली। उसने अपनी कोहनी पूरी कुव्वत से मेरी पसलियों में मारी। लम्हे भर को मेरा सांस रुक गया और उसकी गर्दन पे मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो तड़प के मुड़ा और मेरे चेहरे पर कराटे का एक खौफनाक वार करना चाहा। मैंने बमुश्किल तमाम उस वार से खुद को बचाया। उसने दूसरी दफा मुझे किक मारना चाही मगर मैंने उसकी टांग पकड़कर घसीट ली। वो झटके से जमीन पर गिरा तो मैंने उसकी खोपड़ी पर जोरदार लात रसीद की। फिर मैं हाँपता हुआ उससे अलहदा हो गया। मैं जानता था कि अब वो कम से कम 2 घंटे तक होश में नहीं आ सकेगा। कमरे में एक कील पर चाबियां लटक रही थीं। मैंने चाबियों का गुच्छा लेकर गेट के ताले पर चाबी आजमाना शुरू की। दूसरी ही कोशिश में ताला खुल गया। मैंने रूबी को बाहर निकलने का इशारा किया। फिर खुद भी सूटकेस उठाकर बाहर निकल आया और गेट दोबारा फेर दिया। फिर हम वहां से एक तरफ रवाना हो गए। मुझे ग्लोरिया की फिक्र थी। अहमद बख्श न जाने उसे कहां ले गया था। चलते चलते मैंने कलाई की घड़ी में वक्त देखा। सुबह के 3:30 बज रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं कहां जाऊं। मैंने रूबी से पूछा, तुम्हारा घर कहां है? चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो एकदम अफसुर्दा होकर बोली, अगर मेरा कोई घर होता तो मैं वडेरे अहमद बख्श की गुलामी करती। मैंने कहा, मगर तुमने तो बताया था कि वडेरा तुम्हें ब्लैकमेल करता था। फिर मुझे खुद ही अपने हिमाकत आमेज सवाल का एहसास हुआ। मैंने खिजालत आमेज लहजे में कहा, मेरा मतलब है वो तुम्हें कहां से लाया था और क्यों ब्लैकमेल कर रहा था?
उसने तवील सांस लेकर कहा, ये एक लंबी कहानी है, बाद में किसी वक्त सुनाऊंगी। फिलहाल मुझे अपनी एक सहेली का ख्याल आया है, हमें फौरी तौर पर वहां पनाह मिल सकती है। मैंने पूछा, तुम्हारी सहेली कहाँ रहती है? रूबी ने कहा, वो नाजिमाबाद के इलाके में रहती है। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। फिर मैंने कुछ सोच कर कहा, तुम्हारी उस सहेली के घर का इल्म वडेरे को तो नहीं है? रूबी ने जवाब दिया, नहीं, उसके बारे में वडेरा या उसका कोई आदमी नहीं जानता। फिर वो कुछ सोच कर बोली, मगर क्या आप वहां नहीं रहेंगे? मैंने कहा, नहीं रूबी, फिलहाल हम दोनों को एक साथ नहीं रहना चाहिए, वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। जब तक मैदान साफ ना हो जाए तुम वहीं रहना, फिर मौका मिलते ही मैं तुम्हें किसी रिश्तेदार के घर पहुंचा दूंगा। मैं बोलते बोलते रुक गया, फिर जरा तवक्कुफ करके कहा, तुम्हारी वो सहेली क्या करती है? उसके साथ और कौन रहता है? वो बोली, वो किसी स्कूल में पढ़ाती है और बिल्कुल अकेली रहती है। उसके शौहर मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। वो 6 महीने और बाज़ औक़ात साल भर तक जहाज पर रहते हैं। मैंने उसे कुरेदा कहा, और उनके बच्चे? उसने कहा, वो लोग अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उस वक्त ये भी खतरा था कि रास्ते में पुलिस की मोबाइल वैन मिल गई तो सब किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इस दौरान में हम पुल उबूर करके शौर फैसल पर आ गए थे। अचानक सड़क गाड़ी के हेडलैंप से रोशन हो गई। वहां आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां छुपा जा सके। मैं अगर छुपने की कोशिश भी करता तो गाड़ी वाले मुझे देख लेते और खामखा मैं मुश्तबा हो जाता। मैं दिल कड़ा करके चलता रहा और मैं कर भी कह सकता था। गाड़ी मेरे पास से गुजरी, मगर फौरन ही उसके ब्रेक चीख उठे। वो जदीद मॉडल की करोला थी। उसकी टेल लाइट की सुर्ख रोशनी में गाड़ी का नाम साफ नजर आ रहा था। फिर सड़क पे इलेक्ट्रिक पोल की रोशनी भी थी। गाड़ी अचानक रिवर्स होने लगी और हमारे पास आकर रुक गई। मुझे ये इत्मीनान था कि गाड़ी में कम से कम पुलिस वाले नहीं थे। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला और एक हैरतज़दा आवाज सुनाई दी, कामरान साईं आप? मैंने चौंक कर बोलने वाले को देखा। वो मेरे मकतूल दोस्त नासिर का गार्ड अली मुराद था। वही अली मुराद जिसकी गाड़ी में हम बॉस की बीवी को लेकर फरार हुए थे और हाईवे पर उसका साथ छोड़ दिया था। वो उतरकर मेरे सामने आ गया। उसने हैरत से पूछा, साईं आप तो गिरफ्तार हो गए थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, गिरफ्तार तो हुआ था मगर फिर जेल से फरार भी हो गया। वो बोला, आओ साईं गाड़ी में बैठो, मैं खादिम हूँ आपका। फिर उसने गौर से रूबी को देखा और बोला, मगर ये वो औरत तो नहीं है जो आपके साथ थी? मैंने कहा, हाँ मुराद, ये वो औरत नहीं है। अली मुराद ने गाड़ी की डिक्की खोलकर सूटकेस रखा, फिर रूबी के लिए पिछला दरवाजा खोल दिया। मैं उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसने सेल्फ लगाते हुए पूछा, अभी बताओ साईं किधर चलूं? मैंने कहा, पहले नाज़िमाबाद चलो, मैंने इन्हें नाज़िमाबाद छोड़ना है। उसने झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने उससे पूछा, मगर तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, मैं बड़े साईं को एयरपोर्ट छोड़ कर आ रहा हूँ, वो इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। फिर मुझसे बोला, साईं आप सुनाओ, पुलिस के चुंगल से कैसे निकले? मैंने हंसकर कहा, यह किस्सा जरा तवील है, फिर कभी फुर्सत से सुनाऊंगा। बस ये समझ लो कि मैं नासिर के कातिलों से इंतकाम लेकर रहूंगा। उन्हीं लोगों ने मुझे गिरफ्तार करवाया था। अली मुराद दांत पीस कर बोला, इंतकाम तो साईं मैं भी लूंगा, बस मुझे उनका पता बता दो। मैंने कहा, उनका पता मेरे पास भी नहीं है, मगर मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। वो बोला, फिर साईं मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैंने पूछा, तुम आजकल कहाँ रह रहे हो? वो बोला, बड़े साईं ने नॉर्थ नाज़िमाबाद में बंगला खरीदा है, मैं वहीं रहता हूँ। मैंने कहा, अली मुराद, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बड़े साईं पर भी कोई मुसीबत आ जाए, इसलिए मैं तुम लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो बड़े साईं का साथ छोड़ दो। अली मुराद कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, बड़े साईं अमेरिका से वापस आ जाएं तो मैं उनसे छुट्टी ले लूंगा, अभी तो वो बंगला मेरी निगरानी में है। मैंने कहा, तो फिर मुझे अपना पता बता दो, मैं खुद ही तुमसे राब्ता कायम कर लूंगा। उसने जेब से डाक का एक लिफाफा निकाल दिया और मुझे देते हुए बोला, मेरा ये खत इसी पते पर आया था, इसमें से खत निकाल कर मुझे दे दें और लिफाफा आप रख लें। मैंने लिफाफे में से खत निकाल कर उसे दिया और लिफाफा जेब में रख लिया। इस दौरान में हम नाज़िमाबाद पहुंच चुके थे। रूबी अली मुराद को रास्ता बताने लगी। थोड़ी देर के बाद हम रूबी की सहेली के घर पहुंच गए। फिर जब तक रूबी अंदर न चली गई हम लोग वहीं खड़े रहे। जब रूबी घर में दाखिल हो गई और दरवाजा बंद हो गया तो अली मुराद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने कहा, अली मुराद मेरा एक काम करोगे? वो बोला, साईं ये भी भला पूछने की बात है, हुक्म करो। मैंने कहा, गाड़ी में जो सूटकेस रखा है वो मेरी अमानत है, उसे हिफाजत से कहीं रख देना, उसमें खासे अहम कागजात हैं। किसी मुनासिब मौके पर मैं अपनी अमानत तुमसे वापस ले लूंगा। हाँ, अगर मैं मर जाऊं तो वो सूटकेस तुम इस लड़की को पहुंचा देना जिसे अभी नाज़िमाबाद छोड़ा है। वो भी न मिले तो फिर इस सूटकेस के मालिक तुम होगे। अली मुराद ने पुरअज़्म लहजे में कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी अमानत की हिफाजत मैं अपनी जान से बढ़कर करूंगा। फिर वो चौंक कर बोला, मगर अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, तुम मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दो, मैं कुछ अरसे के लिए कराची छोड़ना चाहता हूँ। मेरा इरादा कराची छोड़ने का नहीं था, मगर मैं अली मुराद को भी नहीं बताना चाहता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक तो मुझे स्टेशन से टैक्सी मिल जाती,
दूसरे अली मुराद ये समझता कि मैं कराची से चला गया हूँ। अली मुराद ने कोई जवाब दिए बगैर गाड़ी का रुख कैंट स्टेशन की तरफ मोड़ दिया। आधे घंटे के बाद हम स्टेशन पहुंच गए। फिर मैं उस वक्त तक वहां खड़ा रहा जब तक अली मुराद रुखसत हो गया। मुझे यकीन था कि सूटकेस उसे देखकर मैंने गलती नहीं की है। मैं जानता था कि वो इस सूटकेस की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा देगा। थोड़ी देर के बाद मैं टहलता हुआ स्टेशन की इमारत से बाहर आ गया। पहले मैंने सोचा कि टैक्सी लेकर किसी 5 स्टार होटल की तरफ चला जाऊं। फिर मैंने खुद ही इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। मेरे पास फिलहाल बहुत कम पैसे थे, वो भी तिजोरी से सूटकेस में मुंतकिल करते वक्त मैंने एहतियातन नोटों की एक गड्डी निकालकर जेब में ठूस ली थी। मैं पैदल ही टहलता हुआ दरमियाने दर्जे के एक साफ सुथरे होटल तक पहुंच गया। फिर मैंने वहां कयाम करने का फैसला कर लिया। वडेरे अहमद बख्श के आदमी मुझे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और कराची से बाहर जाने वाले रास्तों पर तलाश करते। उनके वहमो गुमान में भी ना होता कि मैं एक गैर मारूफ से होटल में ठहरा हुआ हूँ। मुझे कमरा मिलने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मैं 1-2 दिन तक मुकम्मल आराम करना चाहता था। अब तक की भाग दौड़ ने मेरा जोड़ हिला दिया था। मैं यकसू होकर आइंदा का लाहे अमल तय करना चाहता था। अपने कमरे में जाकर मैं बेड पर ढेर हो गया। मुझे भूख भी लग रही थी, मगर वो कोई 5 स्टार होटल तो था नहीं कि मुझे उस वक्त कुछ खाने को मिल जाता। बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे एहसास हुआ कि कोई चीज मेरे पहलू में चुभ रही है। मुझे याद आया कि मेरी जैकेट की जेब में रिवॉल्वर है। मैंने ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल कर दराज में डालने लगा तो मेरे हाथ में ब्राउन जिल्द की छोटी सी वो डायरी भी आ गई जो तिजोरी से निकाल कर मैंने अपनी जेब में रख ली थी। मैंने डायरी खोलकर उस पे सरसरी नजर डाली तो मैं सन्नाटे में रह गया। वडेरे अहमद बख्श ने शायद अपनी याददाश्त के लिए उस डायरी में मुख्तलिफ लोगों के नाम पते नोट कर रखे थे। ये तमाम लोग वतन दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस थे। उसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम थे जिनकी हुब्बुल वतनी पर शक करने वाले को पागल समझा जाता। मैंने ड्रेसिंग टेबल की दराज पूरी तरह बाहर निकाल ली और डायरी अंदर की तरफ डालकर दराज फिर लगा दी। वॉल क्लॉक ने 6 बजाए तो मैं चौंक उठा। पहले मेरा सोने का इरादा था, मगर अब मैं नाश्ता करने के बाद सोना चाहता था। मैंने फोन पर काउंटर क्लर्क से नाश्ते के लिए कहा और खुद बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोने लगा। थोड़ी देर के बाद वेटर नाश्ता ले आया। मैंने खूब डट कर नाश्ता किया, 2 कप चाय पी और सिगरेट सुलगाकर इत्मीनान से बैठ गया। फिर मुझे नींद के झोंके आने लगे। मैं दरवाजा लॉक करने के लिए उठने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझा कि वेटर है और खाली बर्तन लेने आया है। मैंने कहा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। दरवाजा अचानक खुला और 3 आदमी तेजी से अंदर आ गए। फिर उन्होंने इस फुर्ती से दरवाजा बंद भी कर दिया। मैंने कुर्सी से उठने की कोशिश की, मगर उनमें से एक ने अचानक लात घुमा दी जो मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं तेवरा कर कुर्सी पर गिरा। कुर्सी मेरे वजन से फर्श पर लुढ़क गई। मुझे ज्यादा हैरत इस बात की थी कि हमला आवरों में से एक दीनू था। उसने दांत पीस कर अपने साथियों से कहा, इसका ध्यान रखना, ये बहुत खतरनाक आदमी है। उसने ये जुमला इंग्लिश में अदा किया था। उसके हाथ में मुझे रिवॉल्वर भी दिखाई दे रहा था। मैं हैरत से कभी दीनू की शक्ल देख रहा था, कभी रिवॉल्वर वाले की।